ठीक है, तो C4 चक्र की क्रियाविधि को पढ़ेंगे आज अपन। C4 चक्र की क्रियाविधि को पढ़ने से पहले अपन ने ये पढ़ा था कल कि C4 चक्र में दो प्रकार की कोशिकाएं काम करती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं काम करती है? दो प्रकार की। कुछ कोशिकाएं तो परिधि की तरफ होती है और कुछ कोशिकाएं कहां पर होती है भाई? केंद्र में, है ना। तो दो प्रकार की कोशिकाएं काम करती है ना। मैंने बताया था आप लोगों को कल भी, और आज फिर एक बार और था देख लो। दो प्रकार की कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं तो कहां की तरफ थी? परिधि की तरफ थी। कहां थी? परिधि की तरफ। और कुछ कोशिकाएं कहां पर थी? केंद्र में थी। ठीक है, तो केंद्र वाली कोशिकाएं जो संवहन के चारों तरफ थी, ठीक है ना। और यहां पर कुछ कोशिकाएं थी ये, तो इन वाली कोशिकाओं का नाम क्या है? पर्णमध्योतक। क्या नाम है? पर्णमध्योतक। पढ़ा था अपन ने कल, पर्णमध्योतक। और इन अंदर वाली कोशिकाओं का नाम क्या है? जो संवहन के चारों तरफ है, उनका नाम है कूलाच्छद कोशिकाएं। कौन सी? कूलाच्छद कोशिकाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोशिकाएं थी। समझ गए सभी कोशिकाओं के बारे में। और देखो आप लोग यहाँ पर इन कोशिकाओं की क्या विशेषता? ये कोशिकाएं किसकी तरफ है भाई? परिधि की तरफ है। किसकी तरफ है? परिधि की ओर है। कहां पर है? परिधि की ओर। और ये कोशिकाएं क्या, इनकी विशेषता क्या है? हरित लवक तो कैसे है? हरित लवक छोटे। इन कोशिकाओं के हरित लवक छोटे हैं पर्णमध्योतक के। और यहाँ पर ग्रेना कैसे है भाई? सुविकसित है। कैसे है? सुविकसित। और इन कोशिकाओं में अंतरावकाश यानी विसरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विसरण। और ये कोशिकाएं सीधे रंध्र से कनेक्टेड रहती है, इधर भी होती है नीचे भी, है ना। और ये कोशिकाएं क्या है? ये कोशिकाएं संवहन के चारों तरफ होती है, यानी कि यहाँ जाइलम भी होगा और फ्लोएम भी होगा, है ना। जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ ये कोशिकाएं होती है। और इन कोशिकाओं में की विशेषता है कि ये कोशिकाएं क्या करती है? गैसों के प्रति अपारगम्य भाई। गैसों के प्रति अपारगम्य, मतलब इन कोशिकाओं में से गैसें नहीं आ जा सकती, इसलिए इन कोशिकाओं को गैसें किसके द्वारा प्रदान की जाती है? पर्णमध्योतक के द्वारा, है ना। इन कोशिकाओं को गैसें, और ये किसके द्वारा? ध्यान देना, ये दोनों कोशिकाएं आपस में, यानी कि पर्णमध्योतक, पर्णमध्योतक वह कौन सी? कूलाच्छद, कूलाच्छद कोशिकाएं। पर्णमध्योतक और कूलाच्छद कोशिकाएं जीव द्रव्य तंतु, किसके द्वारा? जीव द्रव्य तंतु, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या होती है? जुड़ी रहती है। जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है ये कोशिकाएं। मतलब ये कोशिका आपस में जुड़ी हुई है। किसके द्वारा जुड़ी हुई है? जीव द्रव्य तंतु के द्वारा। ठीक है, जीव द्रव्य तंतु के द्वारा आपस में जुड़ी हुई ये कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। ठीक है ना। तो कोशिकाएं आपस में क्या है? जुड़ी हुई है। समझ गए? अब आप देखना आगे ये क्रियाविधि कैसे काम करती है। ये कोशिका तो गैसों को लाने का काम करती है, और ये कोशिका ग्लूकोज बनाने का काम करती है। यानी इस कोशिका का काम क्या है? पहले तो इस कोशिका का काम देखो, इसका वर्क क्या है। इस कोशिका का काम है CO2 को अंदर लाना। किसको लाना? CO2 को अंदर लाना। और इस कोशिका का काम है CO2 का स्थिरीकरण करना। क्या करना? स्थिरीकरण। मतलब ये स्थिरीकरण कैसे करेगी? C6H12O6 बना करके। और ये स्थिरीकरण कैसे करेगी? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना करके, मैलिक एसिड बना करके, ऐसे। अब मैं इस C4 चक्र की क्रियाविधि आपके सामने बता रहा हूं कि किस प्रकार से C4 चक्र अपना कार्य करता है। ठीक है, C4 चक्र कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे C4 चक्र में देखना, आपको एक किताब में एक डायग्राम भी बनाया है, उसके बारे में आप बात करोगे तो देखोगे दो प्रकार की कोशिकाएं बेटा। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, है ना। एक कोशिका का नाम तो क्या है? पर्णमध्योतक। क्या नाम है? पर्णमध्योतक कोशिका। और एक कोशिका का नाम है कूलाच्छद कोशिका। क्या नाम है? कूलाच्छद कोशिका। ये जो चक्र हम पढ़ रहे हैं, ये चक्र पढ़ रहे हैं C4 चक्र की क्रियाविधि। कौन से चक्र की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं? C4 चक्र की। ठीक है, कुछ इस तरीके का अपन देखेंगे कि दो प्रकार की कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में कार्य कैसे होता है, किस प्रकार से ये कार्य करती है। समझ गए? तो देखो, सबसे पहले क्या होगा कि जो वायुमंडल है, ध्यान देना, सबसे पहले क्या होगा? जो वायुमंडल की CO2 अंदर आएगी। कौन अंदर आएगी? वायुमंडल की CO2। ठीक है,
समझ गए? तो सबसे पहले जो वायुमंडल की CO2 है ये अंदर आती है, कौन सी कोशिका में आएगी? पर्ण मध्योतक में। किसके माध्यम से आएगी? रंध्रों के माध्यम से। रंध्रों के माध्यम से यहाँ पर CO2 अंदर आ जाएगी और CO2 को ग्रहण करने वाला जो प्राथमिक ग्राही होगा उस ग्राही का नाम क्या होगा? PEP। यानी कि इस CO2 को ग्रहण करने वाला होगा फोस्फोइनोल पाइरूवेट। कौन होगा? फोस्फोइनोल पाइरूवेट, पाइरूवेट, यानी कि इसको बोलते हैं PEP। क्या बोलते हैं? PEP। तो CO2 को ग्रहण करने वाला, CO2 को ग्रहण करने वाला प्राथमिक ग्राही जो है, मतलब सबसे पहली क्रिया किसकी होगी? CO2 की, फोस्फोइनोल पाइरूवेट से, है ना? फोस्फोइनोल पाइरूवेट से क्रिया होगी और इस क्रिया के होने से एक 4 कार्बन वाला, ध्यान देना ये 3 कार्बन वाला है भाई। कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला यौगिक है ये फोस्फोइनोल पाइरूवेट। इनकी क्रिया से क्या बनेगा? यहाँ पर 4 कार्बन वाला ऑक्जेनो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का है बोलो? 4 कार्बन वाला ऑक्जेनो एसिटिक एसिड बनता है सबसे पहले। और ये अभिक्रिया कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होती है? ये अभिक्रिया होती है पेप कार्बोक्सिलेज। किसकी सहायता से? PEP कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है एंजाइम का? PEP कार्बोक्सिलेज की सहायता से, या इसकी जगह एक और नाम आ जाता है, या इसको बोल देते हैं पेपकेस। क्या बोलते हैं? पेपकेस, या पेपकेस नाम का यहाँ पर एंजाइम काम करता है। आगे बात समझ में, कौन सा एंजाइम? पेपकेस। पहली क्रिया विधि हुई। आगे क्या होगा? जैसे ऑक्जेनो एसिटिक एसिड क्रिया करेगा, ऑक्जेनो एसिटिक एसिड क्या करेगा? कुछ और नाम चीजों में टूट जाएगा, 2 चीजों में टूट जाता है। ये टूट जाता है मेलिक एसिड में, मेलिक एसिड, यानी कि ये जो ऑक्जेनो एसिटिक एसिड है ये मेलिक एसिड में, या फिर एक और नाम आता है यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड, या टूट जाता है एस्पार्टिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में। लेकिन इसके टूटने में जो यहाँ पर ये टूटा ना मेलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में बदला, मतलब बदला या टूटा गया, बदला है, तो बदला किसकी वजह से है? ये NADPH2 की वजह से, है ना? किसकी वजह से बदला है? NADPH2। यहाँ पर एक अपचय शक्ति काम करेगी जिसका नाम है NADPH2। NADPH2 की मदद से ये NADP प्लस में अपचयित हो गया और ये बदल गया एस्पार्टिक एसिड में। यहां का काम खत्म, इस कोशिका का काम खत्म। कौन सी कोशिका का काम खत्म? पर्ण मध्योतक का काम खत्म। अब पर्ण मध्योतक कोशिका से ये मेलिक एसिड यहां चला जाएगा अंदर, कहां चला जाएगा? अंदर। यानी कौन सी कोशिका में एंट्री कर गया? कौन सी कोशिका में चला गया? कूलाच्छेद कोशिका में। कौन सी में चला गया? कूलाच्छेद में। तो यहां पर कूलाच्छेद कोशिका में कौन आ गया? मेलिक एसिड आ गया। क्या हो गया? मेलिक एसिड। अब मेलिक एसिड का क्या होगा? मेलिक एसिड का हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। ध्यान देना ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन है। याद रखना कितने कार्बन है? 4 कार्बन। इसमें भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन। अब मेलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब क्या होगा कि ये जो मेलिक एसिड है इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन। अभिक्रिया का नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कौन सी अभिक्रिया होगी? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होगा? मेलिक एसिड में से CO2 बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? CO2। तो जैसे इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो कौन सा एंजाइम वगैरह यहाँ पर काम करेगा? कार्बोक्सिलेज, है ना? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा। तो यहां से ये डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और इसमें से क्या क्या निकला? ध्यान देना, इसमें से क्या निकलेगा? फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। वापस क्या निकलेगा? फोस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या निकला? पाइरुवेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट निकला। और फोस्फोइनोल पाइरुवेट निकला, साथ में एक चीज और निकली जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पर CO2, है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर वापस क्या निकल गई? CO2। और CO2 को ग्रहण करने वाला यौगिक भी आ गया। कौन ग्रहण करने वाला आ गया? CO2 को ग्रहण करने वाला यौगिक भी आ गया यहाँ पर, जिसका नाम क्या था? RUBP। क्या नाम था? RUBP। यानी कि अब ये CO2 किसके साथ क्रिया करेगी? RUBP के साथ क्रिया करेगी। किसके साथ करेगी? RUBP। तो यहां से CO2 को ग्रहण करने वाला भी आ गया जिसका नाम क्या था? RUBP, राइबोज 1,5 बिस्फास्फेट। यानी कि C3 चक्र चल गया यहाँ पर। कौन सा चक्र चल गया? C3। और C3 चक्र में क्या होता है? क्या बनता है? आपको पता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। यानी कि शर्करा बनती है। क्या बनती है? शर्करा। यानी कि ये चल गया C3 चक्र। अब ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट का क्या होगा? ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट वापस चला जाएगा इस कोशिका में, है ना? इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ये अभिक्रिया में 3 कार्बन वाला हो गया वापस। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला।
तो यहाँ पे CO2 में क्रिया करी, वापस वही प्रोसेस होगी, C3 चक्र पढ़ा नहीं पड़ा अपने पहले, अरे पंजाना C3 चक्र तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, कई सारे एंजाइम भाग लेते हैं। और यहाँ पर ये जो क्रियाविधि होती है ऐसे होते हैं, देखो ये यहाँ पे लिखने रखा, इस जगह ये क्रियाविधि होती है किसकी सहायता से, NADPH है ना, NADP प्लस से वापस क्या बन जाएगा, NADPH2 बन जाएगा। इससे इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। तो ये सबसे पहले अभिक्रिया का जो चक्र है, ये चक्र कौन सा है, C4 चक्र है। कौन सा चक्र है, C4 चक्र। और संसार के C4 पार्टों में चक्र पाया जाता है। और इस चक्र में ध्यान देना, ये C4 पौधे होते हैं वो बहुत अच्छे पौधे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जो पौधे हैं उन कोशिकाओं में ये अधिक ताप पर भी काम कर सकते हैं। C4 जो पादप है वो अधिक ताप पर भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसलिए C4 पौधे क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। अब एक और प्रश्न अपने यहाँ आएगा इसके बाद, ये तो आ गया समझ में, फिर बताओगे एक बार और। देखो सबसे पहले वायुमंडल की CO2 अंदर एंटर करती है। सबसे पहले CO2 को ग्रहण करने वाला कौन होता है, यहाँ पर फॉस्फेनोल पायरुवेट। लेकिन यहाँ पर CO2 को ग्रहण करने वाला कौन है C3 चक्र में, RUBP। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है भाई, पेप कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करता है, रूबिस्को। ध्यान देना, इस जगह जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। कौन सा एंजाइम है, रूबिस्को। ध्यान देना, CO2 का कार्यक्रम यही संपन्न हो जाता, CO2 का कार्यक्रम इस जगह ही संपन्न हो जाता। अगर यहाँ पर क्या होती, इस जगह पर ये रूबिस्को होता तो। लेकिन जो मध्यतक कोशिकाएं है ना, इनमें रूबिस्को नहीं होता है ना, रूबिस्को नहीं होता है, तो CO2 को कहां लगाना पड़ता है, रूबिस्को वाले जहां रूबिस्को एंजाइम है, यानी कि पुलाचित कोशिका में लगाना पड़ा। तो पुलाचित कोशिका में पहुंचते ही यहाँ रूबिस्को एंजाइम ने काम किया, और रूबिस्को एंजाइम ने काम करते ही ये अभिक्रिया हो गई C3 चक्र वाली। समझ में बात, C3 चक्र के अंदर यहाँ पर पुलाचित कोशिकाओं में क्या है ना, ध्यान देना। अब इधर क्यों नहीं होता, पान मध्यतक कोशिकाओं में ग्रेनाक्ष है, तो प्रकाश को ग्रहण करने वाला सिस्टम यहाँ है, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने वाला सिस्टम इस जगह पर है। तो अच्छे से आपको बात समझ आ गई होगी, है ना। तो और एक और चीज इसकी याद रखना, C4 पादप में प्रकाश शोषण नहीं होता है, क्योंकि CO2 का सारा कार्यक्रम दूसरी कोशिका में होता है। दूसरी कोशिका कौन सी, पुलाचित कोशिका। और ये पुलाचित कोशिका किसके चारों तरफ होती है, संवर्धन के चारों तरफ। किसके तरफ, संवर्धन के चारों तरफ ये कोशिका होती है। तो बात क्लियर है कि नहीं, बोलो कौन सा चक्र है ये, C4 चक्र। इसके बाद एक और चक्र आता है जिसको बोलते हैं अपन प्रकाश शोषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश शोषण। प्रकाश शोषण के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश शोषण क्या है ना। देखो एक बार मैं आपकी एनसीईआरटी का पढ़ देता हूं, क्या है कि C4 चक्र में, ध्यान देना, पढ़ना आप सुनना ध्यान से, नोट्स में ध्यान दीजिए कि C4 चक्र में CO2 वायुमंडल से प्रवेश करती है, ठीक है ना। और कौन सी कोशिका में प्रवेश करती है भाई, पर्णमध्यतक कोशिका में प्रवेश करती है ना। और पर्णमध्यतक कोशिका में प्रवेश करती है, इसको फॉस्फेनोल पायरुवेट के द्वारा इसको ग्रहण कर लिया जाता है, और एक 4 कार्बन वाला यौगिक बनता है जिसका नाम क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसी को बोलते हैं यौगिकीकरण, मतलब एक यौगिक से दूसरे यौगिक में बदल जाना। यानी कि जो हमारी CO2 है ना, ये हमारी CO2 बदलेगी दूसरे में, ठीक है, दूसरी चीज में भी जाकर के बदल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आएगा अपने प्रकाश शोषण, ठीक है। प्रकाश शोषण को पढ़ते हैं आगे।